अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 4 होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज homeostasis. Homeostasis is ability to maintain a steady state within a constantly changing environment which contributes towards the success of living system. होम्योस्टेसिस बेसिकली बच्चों कहते हैं मेंटेनेंस को, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है? एक एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि अपने अंदर वो एक स्टेडी कहते हैं कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करे विद इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें जो ये कंटिन्यूसली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, एक इंटरनल जो स्टेट है उसको मेंटेन करती है। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है? एबिलिटी होती है टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट विद इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द सक्सेस ऑफ लिविंग सिस्टम। और ये होम्योस्टेसिस किस लिए रिक्वायर्ड होती है? ये क्या करती है? ये नेसेसरी होती है सक्सेस ऑफ लिविंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो वो परफॉर्म नहीं सकेंगे, ठीक है। इसलिए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन करते हैं डिस्पाइट की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, उसमें चेंजेस होती रहती हैं। द आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज वाटर अवेलेबिलिटी, nutrients, temperature often show fluctuations that also affect these components within plant body. कह रहे बच्चों जो आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है लाइक वाटर की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ये फ्लक्चुएशंस शो करते हैं। फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये कोई कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स हैव सेवरल अडेप्टेशंस टू कॉप विद दीज चैलेंजेस। प्लांट्स के पास बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। हियर आर यू गोइंग टू लर्न अबाउट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे हम प्लांट्स की दो एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एंड थर्मोरेगुलेशन। First of all, we see osmotic adjustment or osmoregulation. The maintenance of water and solute level in the body is called osmotic adjustment or osmoregulation. ठीक है, जो वाटर और सोलूट की कंसंट्रेशन हम मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। वाटर एंड सोलूट रिलेशंस establish three kind of osmotic conditions such as hypotonic, hypertonic and isotonic. वाटर और जो सॉल्यूट के रिलेशंस है ना, ये तीन तरह की जो ऑस्मोटिक सिचुएशंस है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं वन बाय वन। नीचे देखिए हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 9.2, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल इन डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉलम मीडियम एंड इट्स इफेक्ट देन प्लांट सेल। फर्स्ट कंडीशन इज हाइपोटोनिक, वाटर पोटेंशियल इज हायर देन सेल सैप, सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर देन सेल सैप, एंडोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनवर्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, जो वाटर पोटेंशियल है ना, वो क्या होगा, हायर होगा सेल सैप से, यानी सेल के जो अंदर पोटेंशियल है वो लो है और जो बाहर है वो हाई है। फ्लूइड कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर होगी। तो इस रिजल्ट में होगा क्या, एंडोऑस्मोसिस होगी, ठीक है। यानी जो वाटर है वो इनवर्ड मूव करेगा सेल के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंडीशन हाइपोटोनिक। इसमें क्या होगा कि जो वाटर पोटेंशियल है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू सेल सैप। सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी। और इस केस में क्या होगी, एक्सॉस्मोसिस होगी, यानी जो वाटर है वो आउटवर्ड मूव करेगा, यानी सेल से बाहर मूव करेगा। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक, वाटर पोटेंशियल इज सेम इन सेल सैप। इसमें क्या होता है कि आइसो का मतलब भी होता है सेम, तो जो वाटर पोटेंशियल है और सेल सैप के पोटेंशियल सेम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन भी सेम है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर ना इनवर्ड ना आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस। Different osmotic conditions cause different effect upon net movement of water in and out of the cell.
यानी कि जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ऑस्मोटिक, वो डिफरेंट इफेक्ट्स करती हैं movement of water पे. If a cell is kept in a medium which has high water potential and lower solute potential than cell sap, the water begin to move from medium to the cell, which is called endoosmosis, and cell becomes target. यानी कि अगर हम सेल को एक ऐसे मीडियम में रखें जिसका वाटर पोटेंशियल हाई हो और सोल्यूट पोटेंशियल लोअर हो एज कंपेयर टू सेल सैप, किसके कंपेरिजन में? सेल सैप के कंपेरिजन में. तो वाट अब देखिए सेल सैप में अगर वाटर पोटेंशियल लो है और मीडियम का हाई है तो वाटर क्या करेगा? वाटर हमें पता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है. तो वाटर क्या करेगा? सराउंडिंग से किधर मूव कर जाएगा? सेल में. तो वाटर क्या करेगा? मीडियम से सेल में मूव कर जाएगा जिसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं और सेल क्या हो जाएगा? टर्गेट हो जाएगा. सच मीडियम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक मीडियम. On the other hand, if a cell is kept in a medium which has low water potential and high solute concentration, then cell sap, the water began to move from cell to medium and cell become flaccid. यानी अगर हम सेल को एक ऐसे मीडियम में रखें जिसका वाटर पोटेंशियल लो है और सोल्यूट पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू सेल सैप, तो वाटर क्या करेगा? सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देगा, यानी एक्सऑस्मोसिस होगी और सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा. ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक मीडियम. ठीक है, कि जिसमें जो वाटर पोटेंशियल लो होता है और सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होती है एज कंपेयर टू सेल सैप. Both hypotonic and hypertonic type of osmotic conditions compel for osmotic adjustment. The ideal situation for a cell is isotonic, in which water potential of both cell and outer environment is equal. यानी कि दोनों हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या होगा कि वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है, ये पोटेंशियल अगर देखें हाइपोटोनिक में क्या है? सेल में लो पोटेंशियल है जबकि हाइपरटोनिक में हाई है. तो वो क्या करेगा? उसमें वाटर इनवर्ड मूव करेगा, इसमें आउटवर्ड मूव करेगा ताकि वो बैलेंस आउट कर सके. ठीक है, जो कह रहा है जो आइडियल सिचुएशन होती है सेल के लिए वो आइसोटोनिक होती है जिसमें सेल का भी और इसके एनवायरनमेंट का भी क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल होता है. देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल. However, this situation is rarely available to plants in natural environment. लेकिन ये जो सिचुएशन है ये रेयरली यानी बहुत कम अवेलेबल होती है प्लांट्स को आइसोटोनिक. नेक्स्ट देखें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट. Based upon availability of water, plants are classified into hydrophytes, mesophytes and xerophytes. यानी बच्चों वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस के ऊपर हम प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड xerophytes. Each group exposed in different osmotic condition, therefore show different osmotic adjustment. First of all, we see hydrophytes. The plants which are found in area where abundant water is available are called hydrophytes. है बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर क्या हो? अबंडेंट हो, यानी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो. ठीक है, उनको हम कहते हैं ये हाइड्रोफाइट्स हैं. एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स. ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं. These plants are exposed in hypotonic condition, so face problem of flooding, excess of water. Such plants show highest rate of transpiration due to broad leaves with large surface area and distribution of stomata and upper epidermis, which are kept open day and night. These plants do not store water and either have very thin cuticle or almost none on their surface. अब देखिए बच्चों, अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये क्या है? ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं. अब इनको वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इनको वाटर की शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए अब इन्होंने इस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट्स की हुई है. देखिए क्या एडजस्टमेंट्स की हुई है. अब इनके पास वाटर क्या होता है कि इनको प्रॉब्लम होती है फ्लडिंग की, यानी इनके पास वाटर एक्सेस हो जाता है क्योंकि अब ये हाइपोटोनिक कंडीशन में होते हैं, वाटर बाहर क्या बहुत ज्यादा है तो वो बार बार सेल में मूव करता है. तो अब ज्यादा जो सेल के पास क्या पानी एक्सेस में हो जाता है. ठीक है, तो अब वो क्या करता है? उसने एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो लॉस करना होता है. ठीक है, तो इन प्लांट्स के पास क्या होता है कि इनके एक तो लीव्स ब्रॉड होते हैं. ठीक है, अब ब्रॉड लीव्स आप कहेंगे इसका क्या बेनिफिट है? अगर लीव्स ब्रॉड हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो भी ज्यादा होंगे. जब नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो जो लॉस ऑफ वाटर है वो भी ज्यादा होगा, वेपोरेशन भी ज्यादा होगी. ठीक है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी. तो इन्होंने क्या एक्स्ट्रा वाटर लॉस करना होता है तो इनके जो लीव्स है वो ब्रॉड होते हैं और इनका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाईएस्ट होता है. ठीक है, उसके अलावा उनके जो स्टोमेटा होते हैं ना वो अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है. ये देखिए अपर साइड में लीव्स के. ठीक है,
यानी वो एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, ताकि उन पे सनलाइट पड़े, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा करें, स्टोमेटा ओपन रहे और लॉस ऑफ वाटर क्या हो ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वो डे और नाइट दोनों टाइम ओपन रहते हैं। उसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर को स्टोर भी नहीं करते, और इनकी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल हमने पढ़ा था ना, एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर, जो क्या करती है लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। लेकिन अब इनके पास क्या होता है कि वाटर तो की शॉर्टेज है ही नहीं है, तो इनका जो क्यूटिकल है वो बहुत थिन होता है, यानी बहुत पतला होता है या होता ही नहीं है, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो इजीली हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मीजोफाइट्स। They are plants which are found in area where moderate supply of water is available are called mesophytes. कह रहा है बच्चों ऐसे प्लांट जो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट, मॉडरेट का क्या मतलब है कि ना बहुत ज्यादा सप्लाई हो ना बहुत कम, ठीक है, मॉडरेट वाटर की सप्लाई अवेलेबल हो, उनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। कॉमन क्रॉप प्लांट्स सच एज व्हीट राइस कॉर्न और एग्जांपल ऑफ सच प्लांट, कह रहा है कि ये जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लाइक व्हीट राइस और कॉर्न वगैरह, ये मीजोफाइट्स हैं। These plants are exposed in nearly isotonic conditions, so face no drastic problem of flooding or dehydration. Such plants show moderate rate of transpiration. अच्छा बच्चों, एक तो ये आइसोटोनिक कंडीशंस में ऑलमोस्ट, उसके अलावा ये मॉडरेट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन शो करते हैं, ठीक है। इनके जो लीव्स हैं वो भी मीडियम साइज्ड होते हैं, विद स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, क्योंकि अब इनके पास वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में तो है नहीं है, तो बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं करना। अम, और ये सिर्फ डे के टाइम पे ओपन होते हैं स्टोमेटा, नाइट पे क्लोज होते हैं। These plants can close their stomata even in day. These plants store a very small amount of water, have very thin cuticle on their surface. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बच्चों जीरोफाइट्स। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन एरिया वेयर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स बच्चों जो ऐसे एरिया में प्रेजेंट हो जहाँ पे बहुत कम वाटर अवेलेबल हो या ड्राई कंडीशंस में जो प्रेजेंट हो, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। लाइक डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, कैक्टस, पुंटिया एग्जांपल्स हैं जीरोफाइट्स की। These plants are exposed to severely hypertonic conditions, so face extreme degree of dehydration. अब कह रहा है बच्चों ये एक सीवियर हाइपोटोनिक कंडीशंस में होते हैं, इसलिए इनको क्या होती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है। सच प्लांट्स शो वेरी रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ड्यू टू नैरो नीडल लाइक लीव्स और ड्यू टू कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन। अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, ये जो प्लांट्स हैं जो जीरोफाइट्स हैं, जो ड्राई कंडीशंस में रह रहे हैं, जिनको वाटर बहुत कम अवेलेबल है, अब क्या इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने जो वेपरेशन या ट्रांसपायरेशन है वो करनी ही नहीं है, क्योंकि वाटर लॉस नहीं करना, इनके पास आगे वाटर शॉर्टेज है। तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन शो करते हैं, किस वजह से कि उनके जो लीव्स है वो एक तो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। नीडल लाइक होने का क्या फायदा है कि जब दूसरे उनको लीव्स हमने पढ़े थे ब्रॉड होते हैं, जब नीडल लाइक होंगे तो उनका जो सरफेस एरिया वो कम होगा, कम स्टोमेटा होंगे तो कम वेपरेशन होगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि या इनके जो लीव्स हैं वो कंप्लीटली मॉडिफाई हो गए होते हैं स्पाइंस में। दे हैव स्टोमेटा इन डिप्रेशंस व्हिच आर जनरली क्लोज इन डे एंड ओपन एट नाइट। उसके अलावा इनके जो स्टोमेटा नहीं डिप्रेशंस में यानी संकन डूबे हुए स्टोमेटा होते हैं, एक्सपोज्ड नहीं होते सरफेस के ऊपर, ठीक है। दीज प्लांट्स स्टोर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अलावा ये प्लांट्स बहुत ज्यादा वाटर स्टोर भी करते हैं, इसलिए इनको हम सक्यूलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। दे हैव वेरी थिक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थिक होगा, थिंक नहीं है, ठीक है, थिक क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस। अच्छा, ऊपर वालों का हमने पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स का जो होता है ना, वो बहुत ही थिन या क्यूटिकल होता ही नहीं है, इनका बहुत थिक होता है, ठीक है। क्योंकि वाटर जो लॉस है उसको क्या प्रिवेंट करना होता है कि वाटर लॉस ना हो। अब आप ऊपर देखिए जरा, आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर 252 पे टेबल 10.3 दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फीचर्स दिए हुए हैं आगे, जो हमारे पास तीन प्लांट ग्रुप्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स, इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में पाए जाते हैं। जो मीजोफाइट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी लैंड होते हैं लेकिन मॉडरेट। और जीरोफाइट्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल या सीवियर ड्राई कंडीशंस में होते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोटिक कंडीशंस की बात करें तो ये हाइपोटोनिक, ये नियरली आइसोटोनिक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक होते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्लांट अगर की हम बात करें तो जो फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स है इनको फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है कि पानी जो है बहुत ज्यादा, मीजोफाइट्स को कोई ड्रेस्टिक प्रॉब्लम नहीं होती, और जो जीरोफाइट्स को सीवियर डिहाइड्रेशन होती है।
प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम देखें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो हाइड्रोफाइट्स में बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, वेरी हाई रेट। मीसोफाइट्स में मीडियम होता है और जीरोफाइट्स में वेरी लो रेट होता है कि ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है। स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स में अपर साइड पे होता है, क्योंकि वाटर को बहुत ज्यादा लॉस करना है, वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है। मीसोफाइट्स में लोअर में, और जो जीरोफाइट्स उनमें संकल स्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टोमेटल ओपनिंग की बात करें तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं ऑल टाइम, डे और नाइट में। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक्सेस में है, तो उसको हमने लॉस करना है। ओपन इन डे एंड क्लोज एज नाइट, जो मीसोफाइट्स है इनमें स्टोमेटा दिन को ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। जबकि जीरोफाइट्स में बिल्कुल ही रिवर्स है, इनके डे में क्लोज होते हैं और नाइट में ओपन होते हैं। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स में तो क्यूटिकल बहुत वेरी थिन होती है या होती ही नहीं है। मीसोफाइट्स में लेस थिक होती है लेकिन लेस थिक। और जीरोफाइट्स में वेरी थिक होती है क्यूटिकल। ठीक है, ताकि वाटर लॉस को हम क्या करें, प्रिवेंट करें, रोक सके। स्टोरेज ऑफ वाटर की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स को वाटर शॉर्टेज है ही नहीं है, वाटर एक्सेस में है, तो ये वाटर स्टोरेज नहीं करते, नन। मीसोफाइट्स में लिटिल स्टोरेज होती है, और जो जीरोफाइट्स है ये बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं, इसलिए हम इनको सक्यूलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, osmotic adjustments of plants halophytes in saline soils. A saline soil is characterized by presence of excessive salt concentration. अच्छा, अब हम ऐसे प्लांट्स की एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करने लगे जो सैलीन सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। तो कह रहे हैं सैलीन सॉइल वो सॉइल है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। ठीक है, high saline soils are characteristic of salt marshes. Saline soils, due to very low solute potential, water potential, create a physiological drought. I plants are unable to absorb water, even water is available in the soil. यार बच्चों की जो सलीन सॉइल्स होती हैं, वाटर पोटेंशियल जो क्या करती है, लो सलूट पोटेंशियल की वजह से एक ड्राउट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या होते हैं कि जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। देयरफॉर प्लांट्स लिविंग इन सैलीन एनवायरनमेंट हेलोफाइट्स हैव अडॉप्टेड मैकेनिज्म टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अब ऐसे प्लांट जो सैलीन एनवायरनमेंट में यानी सैलीन सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने भी एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। Halophytes respond to salinity by taking up sodium and chloride at high rate and then accumulating these ions in a vacuole of leaf cell, keeping the salt concentration in cytoplasm and organelles at low level that does not interfere with the function of their enzyme and metabolic machinery or their leaves. These plants use accumulated salt for osmotic adjustment to द लो वाटर पोटेंशियल इन द साइल। कह रहे बच्चों ये जो हेलोफाइट्स हैं ये सैलिनिटी को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कि ये जो सोडियम और क्लोराइड है उनको हाई रेट्स में एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको एक्यूमुलेट स्टोर कर लेते हैं इनको अपने वैक्यूल्स में। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने सेल्स के वैक्यूल्स में। और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज में लो लेवल पे रखते हैं। ठीक है, ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके इंजाइम के साथ और मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ लीव्स के साथ। दीज प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो क्यूमुलेटेड साल्ट होता है, जो स्टोर्ड साल्ट होता है वैक्यूल में, उसको यूज करते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए। ऑन द अदर हैंड सम हेलोफाइट्स डू नॉट अपटेक salt from soil. Instead, they make osmotic adjustment by accumulating their own dissolved substances compatible with enzyme and metabolism. These compatible solutes are mostly organic compounds such as nitrogenous compounds, glycine, and in some plants, sugar alcohols such as sorbitol. नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये बच्चों हमने पढ़ लिया ऑस्मो रेगुलेशन के वाटर की और सोलूट की कंसंट्रेशन कैसे प्लांट्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। हम कहते हैं बच्चे टेम्परेचर को, तो जो प्लांट्स है वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट या मेंटेन करते हैं। All organisms for optimum activity of their enzymes require a suitable temperature। कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंजाइम्स की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए उनको एक suitable temperature रिक्वायर होता है। Thermoregulation is a type of homeostasis by which organism is able to perform necessary adjustment in response to low and high temperature stress। क्या है कि ये जो थर्मोरेगुलेशन है ये भी एक होम्योस्टेसिस की टाइप है। होम्योस्टेसिस बेसिकली मेंटेनेंस को कहते हैं,
तो जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये टाइप ऑफ होम्योस्टैसिस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं किसके रिस्पॉन्स में, लो और हाई टेम्परेचर जो स्ट्रेस होता है उसके रिस्पॉन्स में। Plants also have certain adaptations which enable them to tolerate against low and high temperature changes. कह रहे हैं इसके अलावा प्लांट्स के पास कुछ एडाप्टेशन होती है जो इनको इनेबल करती हैं, अलाउ करती हैं कि वो लो और हाई टेम्परेचर जो चेंजेस है उनको टॉलरेट कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेज पे, अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू कॉप विद लो टेम्परेचर स्ट्रेस। क्या कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर का जो स्ट्रेस होता है उसके साथ कॉप करने के लिए प्लांट्स को के पास क्या क्या अडेप्टेशन है, ठीक है। Low temperature affects fluidity of cell membrane because lipids of membranes become locked into crystalline structure. Thus, membrane becomes porous, which affect the transport of solute. कह रहा है कि जो लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो जो वो क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि जो जब टेम्परेचर लो होगा तो जो लिपिड्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोरस हो जाती है और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन है उनका भी स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। इन एडिशन फ्रीजिंग टेम्परेचर आल्सो causes ice crystal formation within cytoplasm that interferes with the metabolic activity of the cell. कह रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो गया यानी फ्रीजिंग पे चला गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर जहाँ पे जो वो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वहां पे क्या होगा कि वो आइस की वाटर है जिसपे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उतना टेम्परेचर लो गया तो आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन इन सेल मेम्ब्रेन, plants increase proportion of unsaturated fatty acids which help membrane to maintain structure at low temperature and the crystal formation is inhibited. यानी क्रिस्टलाइजेशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना उनकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। वो क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होता है। अच्छा, मतलब अगर टेम्परेचर देखे ना लो है, लाइक 10 है, 5 है, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है हो सकता है वो फ्रीज हो जाए, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनका फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी लो होता है। तो टेम्परेचर बहुत कम तो नहीं होगा, तो इसका वजह मतलब वो फ्रीज नहीं होंगे, which help membrane to structure at low temperature। और इसके अलावा क्रिस्टल फॉर्मेशन को भी क्या इनहिबिट स्टॉप कर दिया जाता है, क्रिस्टल्स नहीं बनते। टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन विद इन साइटोप्लाज्म, द प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन such as oaks, maples, roses and others have adapted to bring changes in solute composition of the cell, which causes cytosol to supercool without ice formation, although ice crystals may form in the cell wall। उसके अलावा कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए, बचने के लिए जो प्लांट्स कोल्ड रीजन के नेटिव होते हैं यानी वहीं पे जो इनका हैबिटेट होता है, लाइक ओक्स, मेपल्स वगैरह, वो क्या करते हैं अपनी जो स्लूट की कंपोजिशन है उसको उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। दीज अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू लो टेम्परेचर स्ट्रेस रिक्वायर टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीजन रैपिड चिलिंग टू प्लांट्स इज मोर स्ट्रेसफुल देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। यानी कि ये जो अडेप्टेशंस होती हैं प्लांट्स के अंदर ये इनको टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर रैपिड चिलिंग हम करेंगे, फॉरन टेम्परेचर कम कर दें, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है एज कम्पेयर टू अगर हम आस्ता आस्ता टेम्परेचर को ड्रॉप करें, ठीक है, कम करें। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू कॉप विद हाई टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हाई टेम्परेचर आ जाता है तो उसके साथ प्लांट्स कैसे कॉप करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस causes excessive evaporative loss of water by transpiration that may leads to dehydration and ultimately wilting loss of sugar। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर है तो वो क्या करता है कि एक्सेसिव एवेपोरेशन करेगा यानी वाटर का ही बहुत ज्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है और इवन विल्टिंग, यानी विल्टिंग हम किसको कहते हैं, मुरझा जाना, यानी लॉस ऑफ ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। इट आल्सो causes denaturation of enzymes and damages the metabolism therefore harms or kills them। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो वो क्या करता है, इंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, प्लांट्स को वो क्या कर सकता है, किल भी कर सकता है, ठीक है। इन हॉट एरियाज plants develop a shiny cuticle which reflect much of the incident light। तो कह रहे हैं कि जो हॉट एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं वो एक शाइनी क्यूटिकल बना लेते हैं, ठीक है।
शाइनी क्यूटिकल का क्या होगा कि वो क्या करेगी, जो जितनी भी इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, टकरा के यानी प्लांट से वापस चली जाएगी, थस प्रिवेंटिंग हीट एब्जॉर्प्शन से वो बचाती है प्लांट को, एंड ओवर हीटिंग से बचाती है प्लांट को। द लीव्स कंटेन न्यूमरस स्टोमेटल ओपनिंग्स which allow the loss of water and remove the heat from plant। इसके अलावा लीव्स के पास बहुत सारी स्टोमेटल ओपनिंग्स होंगी जो क्या करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर को अलाउ करेंगी, जो क्या करेगा हीट को भी क्या करेगा रिमूव कर देगा प्लांट में से। However, very high temperature above 45 डिग्री सेल्सियस plants close their stomata to prevent water loss। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया लाइक अबव 45 डिग्री तो प्लांट्स अपने स्टोमेटो को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। Therefore, most plants have adapted to survive in such high temperature stress situation by synthesizing large quantity of special proteins called heat shock proteins। तो कह रहा है कि जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से कैसे बचते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। सिंस दीज प्रोटीन्स आर हीट टॉलरेंट सो दे एम्ब्रेस एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट डीनेचुरेशन। यानी कि ये जो प्रोटीन्स है ये हीट टॉलरेंट होती हैं, यानी हीट से इन पे इफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और डीनेचुरेशन से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।